नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको अपने आप को बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ अपडेट रखना है करंट अफेयर्स में, तो ये एक अच्छा सेशन आपके लिए हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पुराने जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो आपको मिले और किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चलता है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं सीधे क्लास यहाँ पर। अब पहला क्वेश्चन हमारा है कि यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट में मध्य प्रदेश के किस स्थल को शामिल नहीं किया गया। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आएगा ही। पहला है सम्राट अशोक के अभिलेख, 64 योगिनी मंदिर, बुंदेला शासकों के महल और किले, और ग्यारसपुर के मंदिर। तो इसमें आंसर है ग्यारसपुर के मंदिर। अभी जो टेंटेटिव लिस्ट है उसकी हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये है क्या, पहले तो देख लीजिए। सामने स्क्रीन पर आपको 11 मार्च का एक प्रेस रिलीज दिख रहा है। इस प्रेस रिलीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एमपीपीएससी मेंस के लिए जो वर्ल्ड हेरिटेज वाला टॉपिक है वो भी कवर हो गया। प्री के लिए, एफएसओ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए एक टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो रहा है। पहला आपको बता रहा है कि टोटल अब आज की स्थिति में यानी मार्च 2025 की स्थिति में हमारे पास 18 यूनेस्को की हेरिटेज है, जिसमें 15 टेंटेटिव है और 3 स्थायी। 3 स्थायी का मतलब खजुराहो के मंदिर है ही, सांची का स्तूप, और भीमबेटका जो है वो रॉक शेल्टर पेंटिंग। ये 3 तो हमने यूनेस्को में इनको जगह दिलाई दी। 15 अभी जैसे कहते हैं ना कि लाइन में, उन 15 में 4 अभी जुड़े हैं। तो टेक्निकली जैसे लिख रहा है कि गत वर्ष 6, गत मैंने पिछले साल जो अगर कहा जाए, ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, जिसको कुंडी भंडारा भी कहते हैं लोकल लोग वहां पर, वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है ना, अपनी जल संरचना के लिए। चंबल के शैल का कला स्थापत्य, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, मंडला में रामनगर जो कि गौंडों की कैपिटल के रूप में भी रहा, वहां पर उनके पैलेसेस भी हैं, स्मारक। धमनार के ऐतिहासिक मंदिर समूह है, वहां पर आप मंदसौर चले आओ, बढ़िया बहुत अच्छा मंदिर कैंपस है पूरा। ये सब पिछली साल टेंटेटिव लिस्ट में आए थे 6। इसमें अब जो है वो अगर कहा जाए 4 नए जो है जुड़ गए। वो 4 पे ही क्वेश्चन आएगा। पहला है मौर्यकालीन स्तूप। अब आपको मौर्यकालीन स्तूप, सॉरी मौर्यकालीन अभिलेख, गलत बोल गया। इसमें आप देखो ध्यान से। एक है कि नॉर्मल बच्चा क्या पढ़ेगा, मौर्यकालीन अभिलेख पढ़ लिया खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर वो लिख रहा है कि कहाँ कहाँ मिले। वो सांची में मिला, जबलपुर में रूपनाथ एग्जैक्टली, ये कटनी के पास पड़ती है जगह, है ना। जबलपुर से हम पहले से सुनते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो जबलपुर का रूपनाथ अभिलेख, दतिया के गुर्जरा जो है वो लघु शिलालेख, और सीहोर का पानगुड़ारिया। ये 4 जगहों को उन्होंने जगह दी। दतिया का गुर्जरा, आप मालूम है कि अशोक का अशोक नाम वही मिला, नहीं तो हर जगह उसका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। एक मस्की जो है अगर जगह वहां पे कर्नाटक में, और एक ये दतिया, ये पहले शामिल किए। फिर 64 योगिनी मंदिर, ऑलमोस्ट प्रश्न आता भी रहता है कि हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है वो इस मंदिर से बहुत हद तक इंस्पायर है, मतलब इस मंदिर से जो है वो यहाँ पर। तो ये है। तो 64 योगिनी मंदिर अपने को याद रखना है। और फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए कि गुप्तकालीन मंदिर, तो गुप्तकालीन मंदिर में कुछ मंदिर उन्होंने बताया, जैसे उदयपुरी में मंदिर है, उदयगिरी विदिशा में गुप्तकालीन। नचना कुठार नाम की जगह पर एक मंदिर है। तिगवा में मंदिर है, भूमरा में मंदिर है, सकोर में मंदिर है, देवरी जो अगर कहा जाए सागर, और पवाया ग्वालियर में जो गुप्तकालीन मंदिर है। इन मंदिरों का उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया। ये सब जो अगर कहा जाए मंदिर इसका हिस्सा जो है वो है। सांची का भी गुप्तकालीन मंदिर इसमें। अब सांची में भी मैं आपको बता दूं 2 टेम्पल है, एक है टेम्पल 17, एक है टेम्पल 18। टेम्पल 17 अगर आप देखोगे ये वाला, ये गुप्तकालीन है। जैसे मैं आपको एक फोटो के रूप में जो है वो दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। जैसे हम यहाँ से ये चले गए, तो अगर हम यहाँ एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, जैसे आपको समझ पड़े, टेम्पल 18 सांची, ये जो टेम्पल है ये ग्रीक टेम्पल। आप अगर यूनान वगैरह के टेम्पल देखोगे तो ये इसी तरह के टेम्पल होते थे। जैसे यहाँ पर सिंपल में एक और कीवर्ड टाइप कर दूं, ग्रीक टेम्पल, तो ग्रीक टेम्पलों की आप इमेज देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर, जैसे ये इमेज दिख रही है। आप सांची का ये मंदिर देखो ना, आपको लगेगा हाँ सर ऐसा तो लग रहा है ये तो वहीं का है, ये ग्रीक टेम्पल है, ये वाला नहीं। एक है टेम्पल 17, यहाँ पर 18 की जगह हम बात करें, वह 2 टेम्पल है, एक टेम्पल 17, एक 18। ये जो टेम्पल 17 है ये गुप्त काल का है, ये वाला। इसमें आपको दिख रहा होगा ये गर्भगृह है, छोटा सा मंदिर है यहाँ पर ये। तो मतलब इतना अंदर भी आजकल पूछा जाता है ना। फिर बुंदेला किले, तो बकायदा उसमें जहाँ जैसे जहांगीर महल ओरछा का उल्लेख है, गढ़ कुठार का किला निवाड़ी में है उसका उल्लेख है, ये सब आपके शामिल किए गए। इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा।
हर बात मैंने बताने की कोशिश करी। कोशिश करना है कि कभी भी एक डायग्राम बनाओ तो तीन अलग कर लो जो स्थायी हैं, 15 को अलग कर लो जो टेंटेटिव लिस्ट में। और वो 15 कौन कौन सी हैं वो आपको सही कहीं भी इंटरनेट पे जाओगे मिल जाओगे। 10 तो मैंने ही अभी बता दी, पिछले साल की 6 और अभी की 4, है ना। 5 और भी जो है वो अगर कहा जाए वो आप आसानी से जो है वो देख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। मांडू के स्मारक समूह, ओरछा के ऐतिहासिक मंदिर, नर्मदा घाटी का बेड़ा घाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चंदेरी, ये सब भी जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, इन सबको मिला लोगे तो हो गई। ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। 10 + 4 + 5। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इन जगहों के बारे में पढ़ना चाहिए, जो चीज वैश्विक स्तर पर महत्व की है उनके थोड़ा बहुत इतिहास पता होना चाहिए सब। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का निधन हुआ। वे किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी, है ना। पहले तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजों को केवल इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक और शब्द बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ। लिखना मजबूरी हो जाती है टीचर की, क्योंकि वो लगभग आम आदमी ये बोलता है कि उनको महाभियोग से हटाते। बट महाभियोग शब्द पूरे संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है, बाकी किसी के लिए नहीं। इनको रिमूवल की प्रोसेस है, कैसे हटाना है वो देखना है। तो इम्पीचमेंट मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से आप लाएं। अच्छी बात यह है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट प्रक्रिया से हटाया नहीं गया। प्रक्रिया आ चुकी है पर हटाया नहीं। उस प्रक्रिया में ये पहले जज थे। ये जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो इनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट आई। और अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। तो यहाँ आपको द हिंदू का एक आर्टिकल अगर दिख रहा है, क्या लिख रहा है? जस्टिस रामास्वामी द फर्स्ट जज, मतलब वो आर्टिकल लिखने वाला अभी उनकी डेथ की बात नहीं कर रहा, वो क्या लिख रहा है? द फर्स्ट जज, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फेस इम्पीचमेंट जो है वो प्रोसीडिंग। हालांकि ये भी नहीं लिखना था इसको इम्पीचमेंट, क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो दूसरे में अगर कहा जाए, ये द ट्रिब्यून में ठीक इंग्लिश लिखी है कि अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको वर्ड कहाँ क्या यूज होगा वो पता होना चाहिए। ये लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जज वी रामास्वामी द फर्स्ट जज टू फेस रिमूवल प्रोसीडिंग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 4 पढ़ोगे, 124(4), उसमें जैसे यहाँ पर मैं सिंपल दिखाऊं, ठीक है। यहाँ अपन इसको ऐसे कर ले। पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऑफिशियली दिखा देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पर भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर अगर आप इस पार्ट 5 के ऊपर चले जाएं, है ना, जो प्रक्रिया यहाँ है वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के लिए अपनाना, यही प्रक्रिया पड़ेगी। आप सोचोगे हाई कोर्ट के जज के लिए कोई अलग से प्रक्रिया होगी, तो नहीं होगी। सेम प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगी। ये हम चले गए 124 के ऊपर। ये 124 से सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है, यहाँ से ये 124 में आप जब ये 4 नंबर पे जाओगे, यहाँ पर ये 4, तो ये जो है वो लिखा हुआ है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एड्रेस द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट supported by the majority of total membership of the house and the majority of not less than 2/3 of the member that house is present। यानी उस समय जो हाउस के अंदर जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से 2/3 अगर उसके फेवर में वोटिंग कर दें, दोनों हाउस में अलग अलग, तब ये रिमूवल प्रोसेस पूरी होती है। तो ध्यान से देखो, क्या किसी आर्टिकल में रिमूवल वर्ड, इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया है? यहाँ पर अगर कहा जाए नहीं लिखा। लेकिन अगर आप इसी का आर्टिकल 61 पढ़ो, यहाँ पर हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं, वहां पर वो इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से, जो अगर कहा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर तैयार कर रहे हैं, उनको ऐसी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीच, वहां वर्ड यूज किया गया, यहाँ यूज नहीं किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ा। यही प्रक्रिया हाई कोर्ट के लिए रहेगी सेम, बस ये कि सेक्शन अलग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमको आ सकता है। फिर अगला वन लाइन फैक्ट है, टैंक के लिए प्रसिद्ध आवड़ी में स्थित आम व्हीकल निगम लिमिटेड किस राज्य में? अब आपको कहोगे ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, क्यों पूछा गया? पहले तो आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई के ही पास है आवड़ी। और ये पूरे हिंदुस्तान में अपने टैंक के लिए, जैसे अपन वो व्हीकल फैक्ट्री के लिए जबलपुर की याद करते हैं ना, अरे हाँ यार जबलपुर की बड़ी फेमस है व्हीकल फैक्ट्री, ऐसे ही जो आवड़ी है वो टैंक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब क्यों है? यहाँ पर आर्टिकल आपको दिख रहा है,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन $248 मिलियन डील, ठीक है, फॉर प्रोक्यूरमेंट टू इंजन फॉर T-72 टैंक फॉर इंडियन आर्मी। बड़ा अमाउंट है, $248 मिलियन की डील साइन करी। T-72, एक तो पहला समझ पड़ गया कि T-72 क्या है। T-72 एक टैंक है। अब वो टैंक बना कहाँ, ठीक है, अभी हम कहाँ पर काम करेंगे, कहाँ ये बनाएंगे, तो ये आवड़ी में। तो ये लिखा है ना कि द डील वॉज इंक्लूड ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, अब वो जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो तकनीकी हस्तांतरण के तहत हमको दे देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तकनीकी जो अगर कहा जाए, क्योंकि ये रशिया की टेक्नोलॉजी, T-72 एक रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड टैंक है, हमारा नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। T-72 जो अगर कहा जाए हम यूज करते हैं, पर आप सोचोगे इंडिजीनियस टैंक है, तो नहीं, इंडिजीनियस नहीं है जो अगर कहा जाए ये यहाँ पर। और ये देखा, ये टैंक 1970 के दशक में यूरोप के बाहर, भारत पहला ऐसा देश है जिसने, रूस ने ये टैंक जो अगर कहा जाए बेचा है। पहला देश है जिसको रूस ने ये टैंक जो है वो बेचा। तो एक बेसिक सी हमारी जो है बात यहाँ पर निकल कर आ गई। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई रशियन टेक्नोलॉजी है T-72, अब हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर बनेगा। इसलिए क्वेश्चन लिया, अब बनेगा कहाँ, आवड़ी में। तो आपको ये भी हो गया कि जो है वो व्हीकल निगम लिमिटेड या हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो अगर कहा जाए टैंक से संबंधित कहाँ है, तो आवड़ी। और आवड़ी क्यों फेमस है, तो यहाँ। अगला भी वन लाइन का ही है। 7 और 8 मार्च 2025 को शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जबलपुर, मोतिहारी, सतारा, शिमला। तो आंसर है इसका मोतिहारी, बिहार। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो है वो आयोजन हुआ था। मोतिहारी वही जिला है जहाँ महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण। चंपारण बाद में दो हिस्सों में विभाजित कर गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अभी न्यूज में है 2 डे आर्म फोर्स जो सौर वेदनम उत्सव बीइंग द मोतिहारी। तो कोई पूछेगा कि यार मोतिहारी क्यों, क्या किसी और काम के लिए भी फेमस है क्या? यस, मोतिहारी जो है अगर कहा जाए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड, और ये सब मैं इसीलिए दिखाता हूँ कीवर्ड, कि आपका नॉलेज जो है ना वो बिल्कुल कूप मंडूक नहीं होना चाहिए, या कुएं के मेंढक की तरह आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा विस्तृत चीजें होना चाहिए, उनको समझ भी पड़ना चाहिए कि क्या जो है वो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अपन टाइप करें पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये हम चले गए। तो पूर्वी चंपारण की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए यहाँ पर, और क्या लिखा हुआ है कोष्टक में, मोतिहारी। यानी ये वही चंपारण का जगह जो यहाँ पर अगर कहा जाए कि बहुत कुछ इसका तो बड़ा इतिहास, मतलब चंपारण का तो एक बहुत जो है वो इतिहास जो है वो रहा है यहाँ पर। बस ये इसको याद रखना है। ये देखा गांधी मोतिहारी और ये सब जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, चरखा और ये सब क्यों जुड़ा हुआ है आप समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए जो है वो आ सकता है। अगला वन लाइन का है। ट्रॉपेक्स 2025, एक सेकंड में इसका आंसर वाला आपको दिखाना शुरू कर दूंगा। एक्चुअल क्या होता है ना कि कई बार जो है वो बच्चे को वो टिक लगाने में दिक्कत आ जाती है, तो मैं आंसर लगे हुए दिखा दूँ, क्योंकि पढ़ाना है मुझे, तो आंसर देखने से कोई वो तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि आप कमेंट करो ये करो, आंसर के ऊपर क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। आपका कंसेप्ट क्लियर करना, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो उद्देश्य ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहिए। जैसे अभी आपको यही आ जाए मोतिहारी वाला, अब दिमाग खराब हो गया कि चंपारण तो पढ़ा था, ये मोतिहारी तो कभी पढ़ा नहीं। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर दिल्ली में बैठा हुआ कोई बच्चा मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहा है और वो पढ़ रहा है कि निमाड़ के रॉबिन हुड, निमाड़ में क्रांति का बिगुल जगाया, निमाड़ से जो अगर कहा जाए टंट्या भील, और इनने जो है वो क्रांति को करा। आज का बच्चा जानता है कि अब वो निमाड़ जो है वो खंडवा खरगोन हो गया, अब वो निमाड़ डिस्ट्रिक्ट नाम पूर्वी पश्चिमी निमाड़ नहीं कहते उसको, खंडवा खरगोन ही पढ़ते हैं। आज खंडवा खरगोन है, ऐसे ही वो चंपारण जो है अगर कहा जाए इस पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो गया। तो ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास का संबंध किससे है, तो भारतीय नौसेना का, ये दिख रहा होगा, वन लाइन का है, कुछ अपने काम का नहीं, बस इतना ही याद रखना था। अगला जो है वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जो है वो छावा मूवी के कारण चर्चा में आया असीरगढ़ का किला कहाँ है, बुरहानपुर। अब एक्चुअल पहले तो समझ लीजिए, देखिए अकबर के जीवन की जो सबसे आखिरी विजय थी जिसमें अकबर खुद भी गए, वो असीरगढ़ थी। असीरगढ़ के आगे अकबर अहमदनगर तक पहुंच गए थे। चांद बीबी आपको मालूम होगा अकबर के समकालीन थी, अहमदनगर की जो है वो शासिका थी, जो आज महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है। और अकबर के जीवन में कहते हैं ना कि असीरगढ़ को जीतने के लिए अकबर ने सोने की चाबी का इस्तेमाल किया। सोने की चाबी मतलब वहां के जो एम्प्लॉयज या जो रहे होंगे उनको इतना पैसा दिया होगा कि, एक सेकंड,
इतना पैसा दिया होगा कि वो, मतलब अगर कहा जाए कि करप्ट हो गए। तो ये अकबर की लास्ट जीत थी। उसके बाद अकबर के इस विजय अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब। जहांगीर ज्यादा कुछ नहीं, जहांगीर का कभी इंटरेस्ट नहीं था दक्षिण की ओर। शाहजहां का बहुत इंटरेस्ट था। तो आप में से कोई बुरहानपुर का वो कमेंट भी करता कि शाहजहां के शासनकाल का एक शाही किला है बुरहानपुर में। ठीक है, शाही किला, उसका नाम ही शाही किला है। मतलब उस किले का नाम यहाँ पर अगर आप सिंपल टाइप करें, शाही किला बुरहानपुर, ये मतलब इतना बहुत बढ़िया है ये जो दिख रहा है आपको ये। ठीक है, बहुत फेमस है। यहाँ पर बुरहानपुर की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। ये शाहजहां के शासनकाल। और ताप्ती के किनारे बिल्कुल, अगर आपको इमेज देखोगे तो एक तरफ इसमें से नदी बह रही है, और ये दिख रही है यहाँ पर, ये जो पीछे दिख रहा है ये नदी बह रही है, ये नदी इसके किनारे। और इसी किले के एक हिस्से के अंदर कहा जाता है कि मुमताज महल अपनी 14वीं संतान गोहर आरा बेगम को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, ये कहा जाता है। तो जहाँ शाहजहां का तो इन्फ्लुएंस था बुरहानपुर में। फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब, तो औरंगजेब ने तो दक्षिण को कैप्चर करने के लिए बड़ा जो है वो, अगर कहा जाए, एरी चोटी का जोड़ लगाया बीजापुर तक। उसके समकालीन शिवाजी महाराज थे। उनके बाद संभाजी महाराज के हाथ में जब सत्ता आई थी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए लिंक है अभी क्यों है। अब आप अपने स्तर भी पढ़े, मैं करंट में तो इतना तो पढ़ा नहीं सकता। संभाजी महाराज के ऊपर प्रश्न इसलिए, राज्य अभी काम कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र को लेकर इतना विवाद अभी 2 दिन से आप पेपर पढ़ रहे हो तो चल ही रहा है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि संभाजी महाराज किसके बेटे थे। वो जो छावा मूवी बनी है वो शिवाजी सावंत के उपन्यास बनी। शिवाजी सावंत एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो मृत्युंजय नाम का उपन्यास उनका काफी प्रसिद्ध था। ये चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न क्या है, अभी आप में से क्या क्या लगता है कि करंट नहीं है, ये हिस्ट्री है जो करंट से जुड़ी। मैंने हमेशा कहा ना कि करंट अफेयर्स वो जो सब्जेक्ट को जोड़ के चले। ऊपर वाला भी, इसके पहले वाला हमने क्या देखा, यहाँ हमको एक करंट का टॉपिक सब्जेक्ट से करना गया, 124(4) याद हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। हमको ये पता चलेगा कि एमपी हाई कोर्ट के किसी जज को अगर हटाना है, रिमूवल करना है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा को राइट नहीं है, संसद ही करेगी, राष्ट्रपति हटाए। तो वैसी ही बात यहाँ पर है। तो छावा के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, शिवाजी मतलब अगर कहा जाए सावंत के उपन्यास, संभाजी महाराज के बारे में। किस दिन मौका मिलेगा तो एक आध 10 एक मिनट की छोटी सी एक स्टोरी सुना दूंगा आपको इसी मंच के ऊपर। वो अब सुना ही नहीं पाता है, क्योंकि कारण क्या है कि वो सुनने वाली दर्शक दीर्घा थोड़ी सी कम है, सुनने वाला हो तो सुनाऊं। तो ये एक है कि अभी न्यूज में चल रहा है, पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी लगाने पड़े, छावा में दिखाया असीरगढ़ का किला खजाना, लोग रातों रात खोद रहे हैं। मतलब कितना र्यूमर है आजकल, हम इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला भारत विश्व का पहला देश, बिल्कुल सही। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ, बिल्कुल सही। चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचित रविंद्र को चुना गया है, बिल्कुल सही। और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, ये बिल्कुल गलत। मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 10 विकेट लिए न्यूजीलैंड के, है ना। ये अपने को जो है वो याद रखना है। क्या क्या आ सकता है, मैंने एक नीचे आपके पोस्टर लगाया है, आप ध्यान से देखिए, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। इस आर्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आर्टिकल, एक सेकंड, है ना, ये आर्टिकल हमको हमारे उत्तर तक ले जाने के लिए काफी है। ये बता रहा है कि भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता, 1983 और 2011। भारत ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने 2 बार जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता। टोटल हमने इंटरनेशनल इवेंट कितने देखे, 3 और 2 5 और 2 7। सातवें आसमान पर, जिसने ये न्यूज छापी उसने भी क्या लिखा, इवेंट में 7वें आसमान पर भारत। सात क्यों लिखा, 7वें आसमान पर भारत, समझे, क्योंकि हम 7 इंटरनेशनल ट्रॉफी हमारे पास है। तो ये है। यहाँ पर रचिन रविंद्र आपको दिख रहे हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये अगले साल भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी, खास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हमेशा जो है, बाकी तो हमको कुछ वो नहीं है। इसके पहले भी हम जो है वो 2013 में जो है वो अगर कहा जाए जीत चुके हैं। तो इसके पहले 2002 में हम जीत चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो सॉरी आते, वो नहीं आते कि न्यूजीलैंड को हराया, ये सब तो सबको पता होता है, तो फिर वो क्यों पूछेगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो आते हैं तो ऐसे आते। और कहाँ से छपी है खबर, दुबई से। तो इवेंट दुबई में हुआ, खत्म हो गई बात जो है, अगर कहा जाए क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो है वो, भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, 2017, 1917। मैंने क्यों लिया,
भाई एक प्रश्न है तो मैंने क्यों लिया, फिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो लेना पड़ा। तो उसके पीछे का जो है अगर कहा जाए कारण आपको मैं बताता हूँ। अभी एक बुक पब्लिश हुई, स्क्रीन पे दिख रही होगी, संविधान सभा की महिला सदस्यों के जीवन और योगदान। इसमें कुछ ऐसी महिलाओं का, आप अपने स्तर पर भी पीआईबी से इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना, मतलब इस प्रेस रिलीज को, उसमें बहुत सारी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें एक जगह ये उल्लेख है कि इस पुस्तक में 1917 में, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये नीचे, भारतीय महिला संघ की स्थापना से लेकर स्वतंत्र भारत तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतिम, यानी इससे हमको पता चला कि भारत में महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी, जो हमारी जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था, उसमें 1917 से शुरू हो चुकी थी। वो महिला भारतीय संघ की स्थापना उस समय हो चुकी थी। इसके हिसाब से बुक किसने लिखी, क्या लिखा, ये सब हमारे लिए काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रेस रिलीज जारी किया गया यहाँ। और कई महिलाओं का इसके अंदर जो है वो उल्लेख है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो। तो आप चाहें तो इस स्क्रीन को रोक कर भी पढ़ सकते हैं आपके लिए। जैसे श्रीमती हंसा मेहता ने भारतीय मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आ सकता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, ये भी आ सकता है। ठीक है, सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कुद्दुसिया एजाज रसूल धर्मनिरपेक्षता की कट्टर समर्थक थी, ये भी आ सकता है। अभी आपको ये क्वेश्चन आया तो बनेगा ही कि संविधान सभा में जो अगर कहा जाए एकमात्र महिला जो अगर कहा जाए सदस्य का नाम बताओ यहाँ पर, तो जो अगर कहा जाए कि ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। ये इंग्लिश में है उसका प्रेस रिलीज ऑलमोस्ट। तो हमें दिख रहा है कि वुमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में जो है वो बनी, ये बस अपने को याद रखें। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बन सकता है। टाइगर रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब क्यों लिया कि आज हम नो टाइगर रिजर्व के साथ देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाले स्टेट होंगे। हमसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हिंदुस्तान में किसी स्टेट के पास नहीं है। तो प्रश्नकर्ता पूछ सकता है कि भाई क्या है टाइगर रिजर्व की कहानी। तो प्रश्न को पढ़ लें पहले कि भारतीय, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक संस्था, बिल्कुल सही। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो टाइगर रिजर्व्स को मैनेज कर रही है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो 50 साल पुराना है, उसमें अमेंड करके इसका प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। दूसरा है राष्ट्रीय, यानी समझ पड़ गया कि हाँ साहब ये जो है वो एक स्टेटूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक संस्था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई, जो मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जिम कॉरिडोर उत्तराखंड है, ये गलत है, दिल्ली से ही ऑपरेट करेगी। और भारत में सबसे अधिक नो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है यहाँ पर। तो इसको जो है वो आप जाएंगे तो ये प्रेस रिलीज आपको दिख रहा है कि हेडक्वार्टर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का यहाँ पर न्यू दिल्ली में है, ये पहला। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी कि माधव नेशनल पार्क प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व, कुछ ना कुछ इससे आ सकता है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आज हमारे पास हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो टाइगर कंजर्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। और कान्हा कब जो है वो 1973 में कैसे बना, 1973-74 वाले जो फेज में जब टाइगर रिजर्व सबसे शुरू में बने, उसमें हमारा कान्हा किस लिए था, वो पता होना चाहिए। प्लस बच्चों वाला क्वेश्चन जो छूटता है सबसे, क्या लिखा हुआ है, वर्ष 1956 में स्थापित माधव नेशनल पार्क, कहाँ पढ़ने को मिलेगा हमको, यहाँ पढ़ने को मिला। अच्छा, अरे यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया इतना पुराना, न्यूज में है तो पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा यहाँ पर, है ना। फिर हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट, गोवर्धन, खाली बायो सीएनजी की नहीं बात हो रही, गोवर्धन जो स्कीम है उसके तहत इंदौर, ये आपको दिख रहा होगा प्रेस रिलीज। 16वें वित्त आयोग ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का किया अवलोकन। इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड पे बने परी बैठक में जो है वो स्वच्छता की सफल कहानी। अभी हमारे लिए इतना ही कि आपसे कोई पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी, गोवर्धन एग्जैक्टली एक स्कीम है गवर्नमेंट की, है ना। गोवर्धन का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो जो अगर कहा जाए कि गोवर्धन वो अब गाय के जो गोबर से जो एग्जैक्टली सरकार ने मतलब भारत सरकार का जो गोवर्धन जो है वो ये दिख रहा होगा। तो एक पूरी की पूरी, ठीक है, गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसका फुल फॉर्म होता है गोबर धन। ये गोवर्धन नाम की जो अगर कहा जाए यहाँ पर, है ना, तो वेस्ट से किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, क्या उसके लिए प्रयास किए जाए, उसके लिए सरकार ने गोवर्धन जो है वो स्कीम लाई है। तो इसमें खाली गोबर से नहीं होगा, नहीं तो तुम सोचो कि गोबर से हो जाए तो गोवर्धन, जो भी एग्रीकल्चर बेस्ट होगा,
बायोडिग्रेडेबल चीजें होंगी, ठीक है, कृषि से निकलने वाले, उन सब से हम जो है अगर कहा जाए बायोगैस बनाएंगे, इसका नाम पड़ गया गोवर्धन, है ना, वेस्ट टू वेल्थ। यानी अगर कहा जाए जो अवशिष्ट है उससे आप अपने आप को संपन्न बनाएं, उसके लिए भी। तो ये प्रश्न समझना जरूरी है कि क्वेश्चन आते हैं तो कैसे, नेचर क्या है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय वायुसेना का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कहाँ स्थित है। अब ये जो बच्चों वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही गलत है। हर साल किसी ना किसी एग्जाम में दो तीन चार क्वेश्चन की इनकी वेटेज होती है। हमको लगता है कि यार ये इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन अचानक क्यों पूछ लिया। कुछ तो हुआ होगा करंट में जिसके कारण उसने अचानक पूछा, नहीं तो क्यों पूछता। तो आंसर इसका बेंगलुरु है। अब कुछ क्या हुआ होगा, ये नीचे लिखा होगा। श्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरो मेडिसिन का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री। इसके पहले कोई रक्षा मंत्री गए ही नहीं, क्योंकि पहले रक्षा मंत्री बन गए। यहाँ पर श्री राजनाथ सिंह बिकम द फर्स्ट रक्षा मंत्री टू विजिट आईएएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन इन बेंगलुरु। तो प्रश्न का उत्तर हो गया। केंद्र जो अगर कहा जाए करे, इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो हमको इसीलिए क्वेश्चन याद रखना है, बाकी नहीं तो हम क्यों याद रखते इसको? प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों वाला है, आ सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये एग्जैक्टली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। उससे हमको लेबर फोर्स के बारे में पता चलता है, किस तरह का लेबर फोर्स है, कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कितनी स्किल है, उसके आधार पर आगे काम किया जाए। उसमें लिखा हुआ है कि 7 वर्ष और से अधिक है। अब सबको मालूम है कि लिटरेट की डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है, लिखना पढ़ना और समझना, रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, उसको लिटरेट कहा जाता था। तो अब तो 2011 से हम 2025 में, तो 15 साल हो गए, तो अभी लिटरेसी तो बढ़ रही है। इसमें ये वाला क्वेश्चन इसलिए कि हो सकता है कि इसकी लिटरेसी रेट पूछ ले। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार सब धर्मों की लिटरेसी मिला लोगे तो 80.9 है। यहाँ पर यह आर्टिकल लगा 2011 की जनगणना में मुस्लिमों में साक्षरता दर 9.4% बढ़ी। ये पूरा आर्टिकल है। अब मुस्लिमों में दलित बढ़ी तो कोई मुस्लिम नाम से तो पूछेगा नहीं, प्रश्नकर्ता, उसको भी मालूम है। तो वो इसको किस नाम से पूछेगा, जबकि इसी आयु वर्ग के सभी धर्मों की साक्षरता दर 80.9% हो गई। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए ये आपको आ सकता है। नीचे वो आपको लिख रहा है, मतलब रिवीजन कैसा होता है करंट से, नीचे वो लिख रहा है, ये 10 मार्च का प्रेस रिलीज, नीचे लिख रहा है कि भाई हम 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय भारत में, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है। किसी से पूछो माइनॉरिटी, तो मुस्लिम के अलावा दिमाग ही नहीं चलाता व्यक्ति। अरे माइनॉरिटी यहाँ पर बुद्ध भी, बौद्ध भी माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है, जैन भी माइनॉरिटी है, मुस्लिम भी माइनॉरिटी है, पारसी भी माइनॉरिटी है, सिख भी माइनॉरिटी है, सब माइनॉरिटी के डेफिनेशन में। तो प्रश्न कैसे आते हैं, ऑलमोस्ट आपको नेचर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत जो है वो होती है। अगला है, वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव पर कितने प्रतिशत की वृद्धि। इसके पहले बजट वाला वीडियो मैंने बनाया, मैं बस अनुरोध कर सकता हूँ आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, आने वाले जो भी एग्जाम है। आप नहीं देखोगे, आप सोचोगे हमने तो पढ़ रखा है, आप उसको एक बार देखो तो नेचर समझ पड़ेगा आपको क्वेश्चन का। देखने ही नहीं चाहते बच्चे, तो उनको लगता है हमने तो सब पढ़ रखा है, उनको सब आता है। सब तो सबको आता है। हम भी अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमको 10% ज्ञान है, 90% तो हमको अपने जीवन में अपडेट होना ही पड़ेगा। आज किसी विषय के ऊपर हम तो अपनी स्ट्रेंथ 10% ही रखते हैं, क्योंकि उस 90% ताउम्र करेंगे, जब जाके कहीं वो बढ़ते 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 जब उम्र के अंतिम दोराहे पर पहुंचेंगे, कहीं 30-40% तक जो है वो काढ़ी जाएगी चीजों को समझने की, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सेचुरेटेड हो जाते हैं, हमको लगता है हमको सब आता है, सब तो किसी को नहीं आता। डॉक्टर का प्रोफेशन में प्रैक्टिस वर्ड इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिस का मतलब ये लगातार आपको जो है वो तैयारी करते रहना, पर कहते हैं ना ग्राउंड की प्रैक्टिस, तो डॉक्टर क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। हर बार उसके जीवन में कुछ नई चुनौतियां हैं, है ना। कौन सा ऐसा डॉक्टर था जो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और उसने कोविड जैसे केस को कभी हैंडल किया, पहली बार किया, नई चुनौती फेस की। कौन सा वो डॉक्टर था कि जब 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ तो उसके पहले वो जानता था कि जब एमआईसी निकलेगी तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कहाँ जानता, पहली बार उसने फेस किया। तो सेम है कि आप अपने आप को, ये कभी आपके मन में, किसी के मन में ये आ जाता है कि मेरे को तो सब कुछ आने लगा, मेरे को अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप अधूरे हो फिर। गलत है ये। हर समय कुछ ना कुछ नया होगा। समय करवट लेता है, बदलता है। एक जमाना था कि हमको लगा कि बाहुबली का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा।
ठीक है, एक जमाना है कि हमको लगा कि पुष्पा का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, आने वाले समय में ना जाने कैसी मूवियां बनेंगी, क्या होगा, समाज हर चीज को नए तरीके से स्वीकार करता है। हम भी इसलिए अपने आप को अप टू डेट रखें। अब ये प्रचलित भाव क्यों पूछ रहा है, क्योंकि करंट प्राइस से ही सब चीजें होंगी। आप अगर फिक्स्ड प्राइस से निकालोगे तो आंकड़े बहुत कम आते हैं। तो ये है 11.05, है ना, इतना हमने ग्रोथ करा। तो यहाँ दिख रहा है, ये 11 मार्च का प्रेस रिलीज है। मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अब कितना पहुंच गया है यहाँ पर, पिछले की तुलना में 11.05। ये आंकड़ा नहीं पूछे, 11.05 की वृद्धि हुई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको दिख रहा है कि स्थिर भाव पर अभी हमारा पर कैपिटल इनकम है 71 है। जो अगर कहा जाए, ये एक सेकंड, ये गलत दिखा दे, ये वाला स्थिर भाव के ऊपर हमारा पर कैपिटल इनकम है प्रति व्यक्ति है 70,424, और प्रचलित पे है 1,52,615। ये मैंने बजट वाले वीडियो में बताया। तो किसी के पापा से पूछो तुम्हारा बच्चा कितने कमाता है, ये थोड़ी बोलेंगे 70,434 कमाता, शर्म आएगी। क्योंकि आंकड़ा बड़ा वाला भी है, क्या बोलेंगे 1,52,615 कमाता। तो सरकार भी यही सोचती है कि आंकड़े प्रचलित वाले पूछे जाए, स्थिर वाले ना पूछे जाए। तो ऐसे अपने को जो है वो ये याद रखना। ये मैंने वैसे ये वाला टॉपिक बजट वाले में पढ़ा है, आप एक बार जरूर, मैं इसके नीचे लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, बजट वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगा आपको। उसका पार्ट 2 भी आएगा अभी कुछ दिन में। तो ये तो ऑलमोस्ट आपको 3 आंकड़े हो गए। एक ये वाला याद रखना है, एक हमारा जो अगर कहा जाए कि पर कैपिटल इनकम जो है वो कितना हो गया है, 1,52,615 प्रचलित करंट प्राइस पर, है ना, फिक्स्ड प्राइस पे नहीं बात कर रहे, ये आ सकता है। और सेक्टर वाइज जो अगर कहा जाए, जो मैंने बजट में पढ़ा है, ये वाले आ सकते हैं कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूट कर। फिर अगला आता है 11 और 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश की यात्रा पर गए थे? मॉरिशस। ये यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ हुआ, भारतीय कम्युनिटी की बात हुई, बहुत सारी चीजें जो आई, बहुत सारे प्रेस रिलीज आए, इसीलिए ये आ सकता है। प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस लाइक ए मिनी इंडिया शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। वहां पर मॉरिशस दिवस पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको जो है वो दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहां वो उस जगह गए जिसका नाम गंगा तालाब है। अभी ये प्रश्न आ जाए कि प्रसिद्ध गंगा तालाब किस देश में, दिमाग खराब हो गया कि गंगा तालाब कहीं और भी है क्या। तो पता चला, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं मालूम, है ना। जब वो दौरे पे गए उसके पहले मैंने कभी गंगा तालाब सुना ही नहीं, मैं प्रैक्टिकली बताऊं। तो मैंने पढ़ा गंगा तालाब, तो मुझे लगा कि यार इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए गंगा तालाब कहीं और भी है क्या। जब मैंने कीवर्ड टाइप किया गंगा तालाब, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि केवल मॉरिशस की खबरें ही मिली मुझे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, गंगा तालाब जो मैंने सर्च किया, है ना। अब पहली लाइन आपको दिख रही, गंगा तालाब मॉरिशस के दिल जगह कहा जाए। दूसरी, गंगा तालाब मॉरिशस। तीसरी, प्रधानमंत्री जी का फोटो दिख रहा है। चौथा भी गंगा तालाब, गंगा तालाब, गंगा तालाब। अगला दिख रहा है मॉरिशस के लिए भागीरथी से कम नहीं गंगा तालाब, पीएम मोदी गंगा तालाब। हर जगह मॉरिशस की स्टोरी है। मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हो सकता है कि प्रसिद्ध गंगा तालाब जो है अगर कहा जाए, क्यों छोटा भारत कहते हैं मॉरिशस को, क्यों जो है वो ये गंगा तालाब, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अगला जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, डेथ एनिवर्सरी, 11 मार्च को। देखो उनके जन्म पे प्रश्न बनने की संभावना नहीं। पुण्यतिथि 11 मार्च की प्रेस रिलीज है एमपी गवर्नमेंट। उनकी मृत्यु के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए प्रश्न बनने की संभावना, क्योंकि जब उनको औरंगजेब ने जो है वो कैद किया, और औरंगजेब के कैद के मतलब दौरान जब उनको यातनाएं दी गई, और उस यातना के दौरान जब अगर कहा जाए उन्होंने अपना शरीर त्यागा, संभाजी जो है वो महाराज ने, तो जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा वो दिन इतिहास में हमारे, क्योंकि जन्म से तो 11 मार्च 1689 को, ठीक है, तुलापुर नाम की जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, फेमस है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में आता है। वहीं पर औरंगजेब ने उनको कैद रखा था, और वहीं पर जो अगर कहा जाए उनका निधन हुआ था। तो कोई पूछे तुलापुर का संबंध कहाँ से है, या तुलापुर जो है वो क्यों फेमस है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कोई पूछे संभाजी महाराज का जो समय है वो कब से कब तक है, तो 1681 टू 1689 तक संभाजी महाराज का समय, जो मैंने ऊपर भी आपको बता दिया। और बाकी तो आने वाले समय में मैं कोई एक आध वीडियो में आप लोगों को संभाजी महाराज के कोई युद्ध या उस पे क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब बताऊंगा। तो जिसने छावा मूवी देखी होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि संभाजी महाराज के हाथ में पावर 1681 में आई,
तो मूवी देखकर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। 1681 में अगर अगर कहा जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ अटैक किया होगा, याद करो। अब यहाँ तो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप नीचे मैसेज कर सकते हो, तो आपको याद आएगा कि पहला अटैक फिल्म जहाँ शुरू हो रही वो है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर का अटैक ही सबसे पहला अटैक होगा ना। हमको एक क्वेश्चन मिला, अच्छा ये वाली बात है, ऐसे जो अगर कहा जाए तो प्रश्न कैसे आ रहे हैं आजकल कि संभाजी महाराज ने जो अगर कहा जाए कि कब, बाकी तो बाकी कौन कौन से उन्होंने जो अगर कहा जाए युद्ध किए क्या किए, वो मुझे अभी इतना जो है वो नहीं लगता कि हमारे लिए अभी कोई काम है। लेकिन ये एक जो वर्ड हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। बाकी तो जो है वो अगर कहा जाए कि ये याद रखना है, जिस जगह उनको कैद करके रखा गया था वो जगह भी तुलापुर के महाराष्ट्र में ही है। ये डेट याद रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा मृदा उर्वरता मानचित्रण में निम्न में से किस मापदंड को शामिल नहीं किया? अभी स्कीम है सरकार की, पेपर में है। भाई आज हमको सॉइल प्रोफाइल देखना है, उसकी मैपिंग करना चाहिए, कैसे करें? पीएच से करें। देखें कि सॉइल जो है वो कहीं अम्लीय तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है। जैसे कोई किसान है, उसकी मिट्टी जो है अगर कहा जाए अम्लीय प्रकृति की, तो हम कहते हैं यार तुम थोड़ा सा चूना वूना डाला करो, थोड़ा इसका जो है वो अगर कहा जाए न्यूट्रलाइज होगा, नुकसान नहीं होगा। मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, उसका पीएच होता है, डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी है। मतलब काली मिट्टी का पीएच अलग होगा, रेड सॉइल का पीएच अलग होगा, सबका। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, विद्युत चालकता कितनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना। सॉइल प्रोडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, और मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व की स्थिति क्या है, इसके आधार पर तो आपको 11 मार्च का प्रेस रिलीज दिख रहा है। वो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है, उसने ये स्कीम शुरू करी। इसमें वो बोल रहा है कि हम क्या क्या देखेंगे, है ना, हम क्या क्या देखेंगे। तो वो देख रहा है कि हम पीएच देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मिट्टी को दो तरह के पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म और बृहद। मैक्रो में क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर हो गए। माइक्रो में क्या हो गए, जिंक कॉपर आयरन मैग्नीशियम बोरॉन, ये सूक्ष्म हो गए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला वन लाइन का है, अभी विवाद में है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कभी पूछेगा तो 1% संभावना। चागोस द्वीप समूह कहाँ है, हिंद महासागर में है, मॉरिशस के पास ही है। और मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द चागोस द इंडियन ओशियन जो अगर कहा जाए, बस क्या दिमाग खर्च करना, इतना याद रखो कि हाँ इंडियन ओशियन में है, और मॉरिशस उम्मीद करता है कि हमारा है, और ब्रिटेन जो है वो अगर कहा जाए उसको अपने कंट्रोल में रखेगा। अगला भी वन लाइन का, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको करंट अफेयर्स में समझने की जरूरत है, केवल रीड करना है ना। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेत को गिरफ्तार किया गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस। कोई ज्यादा काम करना, यहाँ पर आईसीसी ने मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में यहाँ पर ये आर्टिकल लगा हुआ। इससे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, हम सोचेंगे इससे ज्यादा हम कुछ दिमाग खर्च करें तो नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा अलावी समुदाय का संबंध किस देश से? सीरिया। सीरिया में सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है इनके ऊपर। देखो दो, जैसे हर धर्म के अंदर अपनी कुछ जो अगर कहा जाए संप्रदाय होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, फिरका भी बोला जाता है। इस्लाम में जाए तो सिया और सुन्नी, ज्यादा कम्युनिटी बड़ी जो है वो अगर कहा जाए वो सुन्नी की, कम जो है वो अगर कहा जाए सिया की। सल्तनत पीरियड में भारत में ज्यादातर जो शासक थे वो सियाई थे। तो सीरिया के अंदर जो सुन्नी कम्युनिटी अगर कहा जाए, वो एक जो अगर कहा जाए मतलब सॉरी, सल्तनत काल में ज्यादातर शासक जो थे वो सुन्नी थे। सिया मेरे मुंह से गलत निकल गया, है ना। सुन्नी जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो मूल विचार है उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो सुन्नी सुन्नत। सीरिया में दो कम्युनिटी हैं, 10-11% आबादी जो है वो सिया की है, और बाकी आबादी सुन्नी की है। तो वहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, और जो सिया जो है अगर कहा जाए उनके खिलाफ अटैक हो रहे हैं, काफी न्यूज़ों में आ रहा है। तो प्रश्न जो है अगर कहा जाए आपको अलावी ही आ सकता है कि अलावी समुदाय का संबंध किस देश? तो ये लिखा हुआ है कि जो अगर कहा जाए सेलिब्रेटिंग द अननोन सीरियंस अलावी फेयर द फ्यूचर अंडर रिवेल रूल्स। यहाँ पर ना माइनॉरिटी इस्लामिक सेक्ट जो है अगर कहा जाए उनसे संबंधित जो है वो ये है। हंड्रेड ऑफ अलावी सिविलियंस किल्ड जो एजुकेशन बाय जो सीरिया सिक्योरिटी फोर्सेस। ये बता रहा है कि वहां पर उसी धर्म के अंदर आपको एक माइनॉरिटी हिस्सा भी जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि बौद्ध और सिख और जैन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं। आप हिंदू के ही अंदर काउंट करो, कभी पढ़िए आप जो आर्टिकल 25 to 28, वैसे ही कुछ यहाँ पर है। तो वो तो अपने को याद रखना है।
अगला है, हाल ही में आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए निम्न में से किसे रामसर पुरस्कार दिया गया है ना, जयश्री वेंकटेशन। आप तो इतना तो सब जानते हो कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ईरान में एक शहर था रामसर। था क्या मतलब, अगर कहा जाए कि है। और लगा कि यार वेटलैंड की अपना एक इकोसिस्टम होता है। आर्द्र भूमि जैसे भोपाल में बड़ा तालाब छोटा तालाब, ये वेटलैंड है। हम नर्मदापुरम चले जाएं तो तवा है यहाँ पर। ये वेटलैंड जो होते हैं, आर्द्र भूमि, मार्श लैंड, वेटलैंड, ये है इनका एक अपना इकोसिस्टम है। यहाँ की नमी होती है। हाँ, अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करा, जो अगर कहा जाए इनको, तो निश्चित रूप से ना केवल ये वेटलैंड खत्म हो जाएंगे, बल्कि इनसे जुड़ा हुआ जो इकोसिस्टम है वो पूरा के पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए पूरी दुनिया को इनवाइट किया गया 1971 में। और उसके बाद जो है वो रामसर कन्वेंशन के ऊपर जो है वो बात हुई। और फाइनली जो अगर कहा जाए कि रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन, रामसर कन्वेंशन को साइन होने के बाद 2 फरवरी को जो है अगर कहा जाए कि ये साइन हुआ था। इसलिए आप कभी भी जो है वो वेटलैंड डे 2 फरवरी 1971, मतलब कैसे याद रखें कई चीज, जैसे किसी को ये याद रहता है कि यार जो है वो वेटलैंड डे कब मनाया जाए। ये सबको जो है वो अगर कहा जाए याद रहता है कि जैसे किसी पूछ ले कि भाई जो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी। लेकिन 2 फरवरी क्यों? क्योंकि वो रामसर साइड 2 फरवरी को पहली बार चर्चा में आई, 1971। उसके बाद जो अगर कहा जाए कि रामसर साइट्स में चीजें जुड़ती चली गई। हर देश की अपनी अपनी जो साइट्स हैं, उससे अभी अब ऑलमोस्ट वो आपको सबको पता है, तो मैं उसके ऊपर जो है वो बात करूं तो अपना समय ही खराब करूंगा और आपका समय खराब करूंगा। आप खुद अपने स्तर पर जो है वो इंडिया की पूरी वेटलैंड साइट जो है वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश की भी जो है वो आप याद कर लीजिए। सबसे लेटेस्ट जरूर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है तवा। जो नर्मदापुरम में तवा नदी है, उसके पास जो तवा रिजर्वायर है, उसको एक आर्द्र भूमि के रूप में जो है वो परिभाषित किया गया। मतलब वो पूछे तो आप ये बता सकते हैं। ऐसी ही आर्द्र भूमियों को संरक्षण कर रही हैं जयश्री वेंकटेशन। इसलिए उनको रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया। वो भार अब ये प्रश्न क्यों हमने लिखा, पहले तो ये चारों लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं। कभी जैसे आपको कहीं कोई क्वेश्चन लिखना हो कि भाई इनमें से किसका संबंध जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, तो आप कैसे, राजेंद्र सिंह भी हैं, वाटरमैन के रूप में जाने जाते हैं। सुनीता नारायण बहुत काम कर रही हैं। सुमेरा अब्दुल अली भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं। यहाँ पर लिख रहा है जो है, ये प्रश्न क्यों मैंने लिया, तो लिखा हुआ है जयश्री वेंकटेशन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड। है ना, तमिलनाडु से न्यूज है तो सीधी सी बात है कि वहीं से होंगी। तो जयश्री, ठीक है, इज नोन फॉर हम डिकेट्स लॉन्ग द डेडिकेटेड द preserving इंडियाज वेटलैंड, पर्टिकुलरली तो अगर कहा आ जाए पल्ली करनई जो है वो मार्श इन चेन्नई। मार्श लैंड भी वेटलैंड की तरह होते हैं। मार्श लैंड को दलदली क्षेत्र कहा जाता है वो आर्द्र भूमि एक प्रकार की। इसीलिए चूंकि वो बिकम फर्स्ट इंडियन लिखा, इसलिए हमारे लिए जयश्री जो है वो वेंकटेशन जो है वो नाम याद रखा। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला समृद्धि योजना शुरू की? दिल्ली। ये इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब लिया क्यों, फिर समझाने की जरूरत नहीं तो सर। 8 महीने के बाद जब ये क्वेश्चन आएगा ना, अगले साल पीएससी में आएगा, तब याद नहीं रहेगा कौन सी स्टेट में शुरू करेंगे। जब गर्मा गर्म मुद्दे रहते हैं तो सबको याद रहता है। जब 2 साल निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाता है और फिर प्रश्न आता है, लगता है अरे यार 2 साल पुराना प्रश्न क्यों पूछे, क्योंकि उस समय से रिलेवेंट है आज। इसीलिए जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन लिया, नहीं तो मैं लेता ही नहीं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहर। अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। प्रश्नकर्ता 3 तरह से प्रश्न पूछे। अगर वो 10 पूछेगा तो आंसर है 6। अगर वो 20 पूछेगा तो आंसर है 13। अगर वो पहला पूछेगा तो आंसर है बर्निहाट। 3 प्रश्न है। सबसे ज्यादा 10 पॉल्यूटेड शहर में हमारे कितने हैं? 6। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा है? तो मेघालय का बर्निहाट। और ओवरऑल टॉप 20 में जो है वो हमारे कितने हैं? तो 13। और आपको कि सर ये मेघालय में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ नमी ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में, ठंड, विंटर्स, वेदर टेम्परेचर कम होता है, वहां पर पॉल्यूशन संबंधी चुनौतियां ज्यादा होती है। जैसे अभी समर से इस समय गर्मी में, आपको क्या लगता है आपकी कॉलोनी में कोई पॉल्यूशन संबंधी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? विंटर में, नवंबर दिसंबर में आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना? तो तापमान के ऊपर ज्यादा टिका हुआ है। तो ये इससे लिंक होती हैं चीजें। तो ये ऑलमोस्ट मुझे बताने की जरूरत है, ऑलमोस्ट आपको पता ही रहेगा। अगला, ये इस साल पीएससी प्री में भी आया था क्वेश्चन, है ना, खंजर। मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ाया तो आया है। ये नॉर्मली रिवीजन करना कैसे करें। हम एग्जाम के समय क्या करते हैं, पूरी एक्सरसाइज पढ़ के जाते हैं। नहीं, आप साल भर रिवीजन करोगे तो रटे ही जाएंगी वो चीज। अब उसी टाइम सोचोगे मैं 25 मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लूं, थोड़ी होंगी। अब आपको आज आपने पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा चक खंजर, फिर एक 2 4 महीने बाद कहीं पढ़ लिया तो
तो अभी पिछले एक महीने में तो ये दो बार रिवीजन हुई। एक तो पीएससी प्री में आ गया क्वेश्चन और यहाँ पर आ गया। तो खंजर किर्गिस्तान के साथ करते हैं, आपको दिख रहा होगा 9 मार्च का प्रेस रिलीज है भारत सरकार का, कि भारतीय सेना की टुकड़ी भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 के लिए रवाना। तो भारत किर्गिस्तान में जो अगर कहा जाए ये होगा, खंजर जो है वो यहाँ पर। तो प्रश्न जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ और तो जो है वो है यहाँ पर। अगला, 7 मार्च 2025 को इंडिया एआई मिशन को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 1 वर्ष। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जैक्टली। भारत सरकार के द्वारा इंडिया एआई के लिए 2024 में पहली बार 7 ऐसी बातें की गई जिनसे हम एआई में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू एआई में आगे बढ़े। तो 7 मार्च 2024 को इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया, जिसके 7 पिलर हैं। वो पिलर आप यहां से उठा लो चाहो तो, ये सातों लिखे हुए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। और कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ पिलर्स कितने हैं, तो 7 की पिलर्स हैं, वो आप खुद कर लेना। अब चूंकि 1 साल हो गया, अब मान के चलो क्वेश्चन पेपर अभी सबकी जो है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हो, उसमें भी है सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। प्रश्नकर्ता ने पूछ लिया इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हुई 2023, 24, 25, 26। अब दिमाग खराब हो गया यार, कंफ्यूजन क्रिएट हो। प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया, इंडिया एआई मिशन के जो है वो पिलर्स, नंबर ऑफ पिलर्स, 7 पिलर। तीसरा पूछ लिया कि इंडिया एआई मिशन के 7 पिलर में इनमें से कौन सा शामिल नहीं, वो आप खुद नोट डाउन करोगे, तब भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो प्रश्न कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो एक उद्देश्य जो है वो है। तो ये आपका खुद है, आप अपने स्तर पर भी इंडिया एआई मिशन की वेबसाइट पे जाइए, 7 जो पिलर्स हैं उन पिलर्स को नोट डाउन करिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा बजट लोगो निकल गया, लोगो की जगह अगर कहा जाए लिखा गया लोगो से रुपए का चिन्ह हटा दिया गया। अब ये प्रश्न हमारे केवल इतना काम का है कि 2010 में, हमारे काम का क्या है, ये पूरा क्वेश्चन हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है कि 2010 में तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति ने जो है इस लोगो को तैयार किया यहाँ पे। तो अभी आप अगर देखेंगे तो ये लिखा तमिलनाडु के ही थिरु उदय कुमार ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसका जो है वो लोगो तैयार किया था। आपको वो विवाद से कोई लेना देना नहीं, वो विवाद आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या विवाद हो रहा है, त्रिभाषा फार्मूला क्या है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है कि भाई ये लोगो किसने, क्योंकि विवाद में लोगो आ sorry, विवाद में लोगो आ गया तो प्रश्नकर्ता पूछेगा कि लोगो किसका है, बस खत्म बात। ये लोगो उन्होंने डिजाइन किया, दिख रहा है कि इसमें देवनागरी में रा और अंग्रेजी का आर जोड़कर 2 रेखाएं हैं जो तिरंगे का संकेत है। ये इतना चाहो तो आप इसमें से पढ़ के लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर के आर्टिकल उसी में से मैंने लिया। अगला भी क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आ सकता है ना। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में जहानगढ़ सेंचुरी बनाए जाने का निर्णय, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन के आएगा। तो ये है श्योपुर में। अभी 2 सेंचुरी का सरकार ने डिसीजन लिया, दोनों में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ओमकारेश्वर और जहानगढ़ सेंचुरी। ओमकारेश्वर बनेगी कहाँ, खंडवा और देवास के बीच बनेगी, यानी ओमकारेश्वर सेंचुरी का दायरा किन जिलों में होगा, खंडवा और देवास। जहानगढ़ कहाँ बनेगी, वो जो है श्योपुर में बनेगी, कूनो के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर ये क्यों है, तो ये लिखा ना कि 20 साल से अटका था प्रोजेक्ट। क्या रूल्स होते हैं सरकार के, जैसे अगर कहा जाए कि भाई पहले था कि ओमकारेश्वर में 1000 वर्ग किलोमीटर में सेंचुरी या नेशनल पार्क बनाने की शर्त रखी थी, सरकार ने अब उसको रूल को बदल दिया, घटाकर जो है वो प्रस्ताव में 614 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। तो आसानी से जो है अगर कहा जाए आप छोटी जगह पर भी ये जो है वो बना सकते हैं। तो टेक्निकली ये एक साफ सुथरी सी बात है कि प्रश्न में आपको 2 नई सेंचुरी जो आने वाले समय में मिलेंगी, प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, सरकार ने दे दी है, तो आ ही जाएगी पेपरों में भी। कहाँ कहाँ होंगी वो भी आपको जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो समझ पड़ गया होगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, स्लोवाकिया में आयोजित इंटरनेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये प्रश्न स्लोवाकिया वाले के रूप में नहीं है, ये प्रश्न आएगा कि सुदीप्ति हजेला का संबंध किसके साथ। तो यहां पर पहले तो देखो, अगर आप इस प्रेस रिलीज को देखोगे, मतलब ये दैनिक भास्कर का ही है, एक तो आपको ये पता चला कि एक चैंपियनशिप आयोजित हो रही है जो है थाईलैंड में, देखा ना, थाईलैंड में आयोजित अंडर 23 एशियन केनो सैलम, इसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे, नदियों का मायका बहुत जगह है हमारे यहाँ जो है वो इससे जुड़े हुए क्षेत्र के। कुछ नाम दिख रहे हैं, भारती केवट का संबंध किससे है,
पल्लवी जगताप का संबंध किससे है? ये नीचे लिख रहा है कि प्रदेश की घुड़सवार सुदीप्ति हजेला ने स्लोवाकिया में खेली गई इंटरनेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वो ये तो नहीं पूछेगा अगर कहा जाए इंटरनेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि सुदीप्ति हजेला का संबंध किस क्षेत्र से। ये जो अगर कहा जाए पूछा जा सकता है। अगला है देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार, नदार नहीं, नादर नहीं, नडार। कई बार क्या होता है टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, अपन ध्यान नहीं दो जरा सा, पढ़ते समय ध्यान आता है, ऐसे नहीं दिखता। तो अभी एस का नाम सुना होगा, हो सकता है कि आप में से कोई एस के ही लैपटॉप पर ये क्लास ले रहा होगा। तो रोशनी नडार अब देश की सबसे अमीर महिला। अब प्रश्नकर्ता क्या पूछे, रोशनी नडार का संबंध किस कंपनी से? इंफोसिस, ठीक है, रिलायंस, एस टीसीएस, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें दिख रहा है कि रोशनी नडार उनके जो अगर कहा जाए पिता जो पहले भी जो है वो शिव नडार एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर चुके हैं। सबसे तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, उनके नेतृत्व वाली एचसीएल टेक्नोलॉजी देश की तीसरी सबसे बड़ी टेक आईटी कंपनी है। अब उसी क्रम को जो अगर कहा जाए उनकी बेटी आगे बढ़ा रही है। यानी अब जो है अगर कहा जाए कि जो शिव नाडार हैं उन्होंने अपनी पूरी एसेट्स अपनी बच्ची को दे दी हैं। अब उनका पूरा जो है वो काम देख रही है रोशनी नाडार। अच्छा खासा मार्केट तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम अपने को याद रखना चाहिए। कभी आप पीएससी का मेंस ही लिख रहे हो और महिला एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर आपको जो है वो शीर्ष एंटरप्रेन्योर्स लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हो कि वर्तमान में भारत के अंदर अगर महिला उद्यमियों की बात करें तो एचसीएल कंपनी की रोशनी नडार जो है वो एक सबसे ज्यादा अमीर महिला उद्यमी है। इसी तरह सावित्री जिंदल, जिंदल स्टील कंपनी का नाम ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा। उसकी जो है वो सावित्री जिंदल अभी भारत में 5वें स्थान पर है, यानी महिलाओं में दूसरा आप ही बोल सकते। लिंक हो गया क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के साथ। वे प्रश्न कैसे लिंक कर पाएंगे? प्रश्न तो ये है ना कि प्रश्न को लिंक कैसे करेंगे किसी सब्जेक्ट के साथ, ऐसे ही लिंक करना, और कोई तरीका तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड चक्रवात अल्फ्रेड से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? वन लाइन। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इनको समझने वाली कोई भूमिका नहीं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि वहां पर विली विलीज जैसे नामों से भी जाना जाता है चक्रवात को। और वहां पर अभी जो है वो अल्फ्रेड नाम का चक्रवात आया। स्टोरी में आपको दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के, अभी हमने क्यों लिया, तो स्टोरी में दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस शहर है, उसमें 50 साल की सबसे भारी बारिश हुई। तब हमको जो है वो साइक्लोन एल्फर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि साइक्लोन एल्फर्ट जो है वो कहाँ आया। तो 1974 के बाद सबसे ज्यादा बारिश जो है झेल रहा है। अब तो प्रकृति रिवेंज के मूड में आ चुकी है, प्रकृति तो बदला लेने की तैयारी अब कर रही है। इस तरह से तो पूरी कहानी में आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर्स का हीरो है ये। आप जितना जल्दी इन 18 साइट्स के बारे में दो दो तीन तीन लाइन कॉपी में लिख लें उतना एग्जाम में एक क्वेश्चन को श्योर शॉर्ट फिक्स कर लो। जितना आपने इनको हल्का पढ़ा उतना आपको एग्जाम में नुकसान होगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो बस इसके ऊपर काम कीजिए, बाकी और कुछ जो है वो जरूरत नहीं, इसी में से कोई क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। ऑलमोस्ट मैंने बताने की कोशिश करी कि क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो गया इस वीक का करंट अफेयर, दो तीन क्वेश्चन अच्छे हेल्दी थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। एमपीजी के स्पेशल एक रिकॉर्डेड कोर्स है, एक्स्ट्रॉर्डनरी, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। कुछ भी जैसे उसकी एक खासियत क्या है वो एमपीजी के स्पेशल कोर्स की, कि जो फूड सेफ्टी में कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ जो पार्ट 1 के इससे मैच है। तो अभी जैसे आज ही की सुबह क्लास में मैंने गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाया बच्चों को। अब वो इस पे भी अपलोड होगा एमपीजी के स्पेशल पे, यूनिट 3 पार्ट ए में। वो भी आप कर सकते हो, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स भी है। यानी 2499 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, एक्सेल के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अप टू डेट वीडियो मिल जाएंगे, हर वीक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा विद फाइल। आप कर सकते हो, मेंस कर सकते हो, प्री के कोर्स है। आप ऐप डाउनलोड करिए बीआर एकेडमी का, नीचे एक स्टोर करके फीचर लिखा दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक कोर्स की ऐसी लिस्ट ओपन होगी, वहीं से परचेज भी हो जाता है। चलिए, ये तो एक बुनियादी बात थी। ऑलमोस्ट आपको उम्मीद है कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने फिर शुरू कर दी है ये कंटिन्यू बनी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए और क्या सुधार चाहते हैं, सीरीज में कुछ बदलाव चाहते हैं तो बताइए। जैसे पिछले वीक मैंने जब बजट का वीडियो डाला एमसीक्यू, तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर वो डिस्क्रिप्टिव भी आपका अच्छा है, हमको उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, इकोनॉमिक सर्वे तो डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ाऊंगा।
एक्चुअल पढ़ाई डिस्क्रिप्टिव में ही मजा आता है, ये वन लाइन वाले में उतना मजा आता नहीं, इसलिए ये करंट अफेयर्स भी मैं डिस्क्रिप्टिव नेचर में पढ़ाता हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन तो टाइप करा लेता हूँ, लेकिन पढ़ाता आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर यहाँ पर। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको, ईश्वर करे आप सबको सफलता मिले, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छी तैयारी कीजिए ईमानदारी से। धन्यवाद।